नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के इस रिसर्च मेथडोलॉजी के इस पेपर में हम लॉजिक तर्कसंगति के बारे में हम पढ़ेंगे। तर्कसंगति के प्रकार, जो दो उसके प्रमुख प्रकार हैं, उनकी विवेचना करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तर्कसंगति के जो दो प्रमुख प्रकार हैं उनमें पहली है आगमनात्मक तर्कसंगति, दूसरी है निगमनात्मक तर्कसंगति। इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। आगमनात्मक तर्कसंगति सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब किसी विशिष्ट या स्थूल घटना के कथन से तर्कसंगति का प्रारंभ हो और उसका अंत पूर्ण सामान्य एवं अमूर्त घटना कथन से किया जाए तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसित आगमनात्मक तर्कसंगति कहलाती है। प्राय वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित तथ्यों के विशिष्ट कथन पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनसे ही सामान्य या अमूर्त सामान्यीकरण किया जाता है, जो एक सैद्धांतिक सूत्र का रूप धारण करता है। जैसे कुछ हम उदाहरण लेंगे। पहला है विशिष्ट कथन। एक शिक्षण संस्था का एक प्रतिभावान छात्र जो प्रारंभ में ही अव्वल स्थान कक्षा में रखता था, एक दूसरे अपचारी छात्र के साथ मित्रता कर लेता है। दूसरा विशिष्ट कथन है, उस प्रतिभावान छात्र को अपचारी छात्र ने अपने साथ अधिक रखना आरंभ कर दिया, उसे भी अपचारी व्यवहार सिखाया। तीसरा विशिष्ट कथन है, कुछ समय पश्चात वह प्रतिभावान छात्र पढ़ने में रुचि न लेकर स्वयं अपचारी व उद्दंड बनता है, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर चौथा, इन तीनों कथनों से जो चौथा सामान्य कथन निकलेगा वह यह है कि अतः यह सिद्ध हुआ कि अपचारी छात्र की कुसंगति से प्रतिभावान छात्र भी अपचारी या उद्दंड बनकर अपना भविष्य खराब करते हैं, इसलिए हर छात्र को कुसंगति से बचना चाहिए। इस उदाहरण से आप खुद देख सकते हैं कि इसमें जो विशिष्ट कथन है उससे सामान्य कथन कैसे निकाला जा रहा है। यह एक आगमनात्मक तर्कसंगति है। यह सिद्धांत या सूत्र निरूपण की पहली सीढ़ी है। इसमें विशिष्टता या स्थूल वास्तविकता से सामान्य या अमूर्त वास्तविकता की ओर आगे बढ़ा जाता है। प्रारंभ के वाक्य में हम वह प्रकट करते हैं जिसे हम देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे संज्ञान में सामने आ रहा है। फिर उसके कारण या परिणाम को भी अनुभव करते हैं। फिर उस स्थान, समय और परिस्थिति की सीमाओं को हटाते हुए उसे हम हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति पर लागू होने वाली वास्तविकता को अमूर्त स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। लघु सामान्य या अमूर्त कथन सिद्धांत का ही लघु रूप है। विशिष्ट घटनाओं का जब हम संबंध सामान्य घटनाओं से जोड़ते हैं तो उसमें हमारे विस्तृत अनुभव, तुलनात्मक ज्ञान और विचार सहयोगी बनते हैं। हमारे नवीन आविष्कार एवं खोज भी प्रयुक्त होते हैं। जो आगमनात्मक तर्कसंगति अपनाई जाती है उसमें विविध विशिष्टताओं के समागम से एक एकीकृत सामान्यता खोजी जाती है, जिसे एकात्मक स्वरूप बनता है। प्राकृतिक विज्ञानों में तो यह आगमनात्मक तर्कसंगति विशिष्टता से सामान्यता की तर्कना से सही भविष्यवाणी करने में भी सफल रहती है, किंतु समाज विज्ञानों में सही भविष्यवाणी ऐसी तर्कना से ही संभव नहीं हो पाती, क्योंकि कई कारक या घटनाएं जानकारी या अनुभव के बाहर रह जाती है। वह उनकी प्रतिक्रिया की विशेषताओं को भी जानना कठिन होता है। फिर भी जिन विशेषताओं का अवलोकन संभव है उनके आधार पर भी सामान्य कथन का निर्माण करने से आगमनात्मक तर्कसंगति की बात पूरी होती है। समाजशास्त्र में आगमनात्मक तर्कसंगति के आधार पर ही क्षेत्रीय अध्ययन या सर्वेक्षण के द्वारा तथ्यों के संग्रहण के बाद निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विश्लेषण को आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवादी आगमन कहा जाता है। ध्यान रहे, इस विधि में कोई भी सामान्य कथन बिना विशिष्ट एवं वास्तविक घटना के नहीं बनाया जाता। सभी प्रकार के निष्कर्षों का आधार ही वास्तविक एवं स्थूल तथ्य या घटनाएं होती है, जो विविध रूप लिए होती है। सामान्य कथन का पुनः सत्यापन एवं उसकी वैधता की जांच करके विशिष्टता के साथ जोड़ा जाता है। यह आगमन से पुनः निगमन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। आगमनात्मक विधि की समीक्षा करें तो पता चलता है कि यह एक आदर्श परिपूर्ण विधि नहीं है। केवल इसी के आधार पर सत्यता की ओर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की तर्कसंगति की कई आंतरिक कमियां हैं। सबसे प्रमुख कमी तो इस तर्कसंगति की यह है कि इसे केवल एक ही नकारात्मक अवलोकन से असत्य सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ निकम्मे पुत्रों को आधार मानकर कोई सामान्य कथन प्रतिपादित करे कि आजकल संतानें अपने माता पिता को वृद्धावस्था में ऐसे ही छोड़ देती है, तो इसको असत्य सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण सच्चे श्रवण कुमारों के भी मिल जाएंगे, जो अपने माता पिता की सच्ची लगन से देखभाल करते हैं। लंबे समय तक लगातार एक ही प्रकार की घटनाओं को देखकर जो निष्कर्ष सामान्य कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे केवल एक घटना जो उसके विरुद्ध घटती है से वह कथन झुठला दिया जाता है। दूसरी कमजोरी इस विधि की यह है कि कई बार त्रुटिपूर्ण या भ्रमात्मक निष्कर्ष भी सामान्य कथन के रूप में बनाया जाता है, जो कथन निरूपित करने वाले की गलत निर्णय या उसकी अल्पबुद्धि के कारण वास्तविक घटना को सही दृष्टि से नहीं समझने से होता है। फिर है निगमनात्मक तर्कसंगति। पूर्व विवेचित आगमनात्मक विधि की उलट यह निगमनात्मक तर्कसंगति है। इसमें हम सामान्यता से विशिष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं। कथनों के सेट में सबसे पहले सर्वाधिक अमूर्त या सामान्य कथन होता है, फिर उसके बाद विशिष्टता वाला कथन और अंतिम कथन वास्तविक और स्थूल विशिष्टता लिए होता है।
कोई यदि आजकल की किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति को देखता है तो उसके बारे में सीधे तौर पर अन्य को नहीं बताकर पहले नैतिक सूत्र और उसमें आने वाली गिरावट का हवाला देता है। जैसे उदाहरण हम देख लें तो सामान्य कथन के रूप में हम कह सकते हैं कि समय हमेशा बलवान होता है, पुरुष नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। फिर कम सामान्य कथन है, कभी सबसे ताकतवर एवं वीर योद्धा रहे व्यक्ति भी समय बीतने पर कमजोर पड़ जाते हैं। और विशिष्ट कथन होता है, अर्जुन जो अद्वितीय धनुर्धर था वह भी समय बदल जाने पर गोपियों को लुटेरों से बचा नहीं सका। इस प्रकार से इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। इन तीनों प्रकार की निगमनात्मक तर्कसंगति के उदाहरणों में अंतिम उदाहरण सर्वाधिक सरल एवं पूर्ण काल्पनिक है, जबकि दूसरे दोनों उदाहरण सामाजिक परिवेश से लिए गए हैं। रॉबर्ट मार्टन द्वारा प्रतिपादित एक सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो निगमनात्मक विधि के प्रयोग को सिद्ध करता है। पहला है, सामाजिक संबद्धता के द्वारा किसी भी समूह के तनावग्रस्त एवं मानसिक परेशानियों से प्रभावित सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सबल मिलता है। समाज के सदस्य कभी कभी अपने मानसिक तनाव एवं दबाव के कारण आत्महत्या करने को प्रेरित हो जाते हैं। कैथोलिक संप्रदाय के लोगों में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की तुलना में सामाजिक संबद्धता अधिक पाई जाती है, इसलिए कैथोलिकों में प्रोटेस्टेंट की तुलना में आत्महत्या दर कम अनुपात में पाई जा सकती है। उक्त कथन के प्रथम कथन बहुत अधिक सामान्यता का है और अंतिम कथन विशिष्ट संदर्भ की स्थिति का है, जो तार्किक रूप से प्रथम और अंतिम कथन तक निकाली गई। इनके परिणाम की जो अंतिम घटना बताई गई है निगमनात्मक तर्कसंगति का अंतिम छोर है। जो प्रारंभ का कथन उसकी मान्यता सर्वसम्मति के आधार पर निरूपित की गई। यदि उसी सामान्य मान्यता में कोई जुटला दे तो संपूर्ण तर्क शक्ति ही अमान्य हो जाएगी। किंतु सामान्य ज्ञान एवं उपस्थित जानकारी से यह स्वयं सिद्ध है कि कैथोलिक संप्रदाय के लोग अधिक संबद्धता रखते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट लोग आपस में जुड़ाव और लगाव कम दर्शाते हैं। उन्होंने इसी प्रवृत्ति व भावना से ही अपने आप को कैथोलिक से विलग किया और धीरे धीरे संप्रदाय स्थापित हो गया। वे अपने सदस्यों में मानसिक तनाव और दबाव को उभरने से रोकने में इतने समर्थ सिद्ध नहीं हुए जितने कि कैथोलिक लोग। निगमनात्मक विधि को में स्पष्ट है कि सामान्य सिद्ध कथन जो सर्वाधिक अमूर्त होता है उसी से विशेष संदर्भ के कम सामान्य और अमूर्त कथन निकाले जाते हैं और अंत में ऐसा विशिष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है जो वास्तविकता या स्थूल प्रघटना को प्रकट करता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण का द्योतक होता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रघटना को पुनः सत्यापित करने की कोशिश भी प्रारंभ होती है तथा बार बार सत्यापित हो जाने पर अकाट्य सिद्धांत बन जाते हैं। किंतु ऐसे सिद्धांत भी तभी तक अकाट्य रहते हैं जब तक उनका खंडन किसी ऐसी वास्तविकता से न किया जाए जो उसके विपरीत सिद्ध होती है। तब फिर नया सामान्य कथन निरूपित होगा, फिर वही क्रम अनवरत चलता रहेगा। यह प्राणी विज्ञान, समाज विज्ञान आदि में तो आगमनात्मक तर्कसंगति का प्रयोग अधिक होता है, किंतु गणित विज्ञान की ऐसी विधा है जिसमें निगमनात्मक तर्कसंगति का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब देखें हम इन दोनों विधियों का संयोजन, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का संयोजन। किसी भी अनुसंधान के तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करने में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों तर्क संगतियों को मिलाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा करने में पहले तथ्यों को अवलोकन अनुभव के आधार पर समझकर उन्हें आगमनात्मक विधि में व्यवस्थित निष्कर्ष सामान्य कथनों रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उन्हीं से निगमनात्मक स्तर की विशिष्ट व्याख्या करते हुए उन्हें पुनः अवलोकन अनुभव के स्तर पर सत्यापित किया जा सकता है। तदोपरांत उनमें फिर आगमन तर्क तैयार करके निष्कर्ष दिए जाते हैं तथा पुनः उसका परीक्षण भी किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों विधियों का संयुक्त प्रयोग भी संभव है। समाज विज्ञानों में दोनों तर्कसंगत विधियों का प्रयोग होता है। यदि कहीं क्षेत्रीय अध्ययन या सर्वेक्षण पर आधारित अनुसंधान की विवेचना है तो उसमें मुख्य रूप से आगमनात्मक विधि का प्रयोग होगा। किंतु यदि अनुसंधान की प्रकृति विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक है तथा अधिकांश द्वितीयक तथ्यों की सहायता ली गई, अपनी सैद्धांतिक मान्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी तर्कसंगति निगमनात्मक होगी। किंतु कई विश्लेषणों में दोनों विधियों का प्रयोग भी हुआ है।